बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर 1 करेंगे। और पेपर 1 जैसा कि आपको पता है MCQs से रिलेट करता है, मल्टीपल चॉइस से। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच टास्क वुड बी कैरिड आउट बाय अ बुक कीपर, कि कौन सा टास्क जो है बुक कीपर करेगा। आप ना इसमें एक कंसेप्ट आपकी समझ में अगर आता है ढंग से तो फिर आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और कंसेप्ट ये है कि द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, के अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के दरमियान क्या फ़र्क है, या अकाउंटेंट और बुक कीपर के दरमियान क्या फ़र्क है। तो बुक कीपिंग जो है वो रिलेट करती है कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से, और इन ट्रांजेक्शन्स के बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद में इसको इस्तेमाल करना, इनकम स्टेटमेंट बनाना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना, डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स बनाना जिससे पता चले कि बिज़नेस कहाँ जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी बिज़नेस की क्या है, बिज़नेस से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस कमा रहे हैं, या फिर डिसीज़न मेकिंग जो डिफरेंट किस्म के हमें फ़ैसले करने हैं उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो फिर अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करती है। तो अकाउंटिंग इज़ अ ब्रॉडर टर्म, और अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग शामिल है। तो बुक कीपिंग जो है उसका ताल्लुक़ किस बात से है, उसका ताल्लुक़ इस बात से है कि फ़ाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग जो हो रही होती है डिफरेंट बुक्स के अंदर होती है, फिर ये सब जो है बुक कीपिंग के दायरे में लेकर आते हैं। और बाकी फिर इससे ऊपर जब बात जाती है तो वो इनकम स्टेटमेंट अकाउंटिंग जो है उसको ज़रूरियात को पूरा करती है। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हमसे क्या पूछता है, कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिटवीन ईयर्स के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं डिफरेंट सालों के, उनको कंपेयर करके देखना कि वेयर आर बिजनेस इज़ गोइंग और व्हाट वी आर गोइंग टू डू, कि क्या करना चाहिए हमें। देयर आर डिफरेंट रिलेशनशिप लाइक इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने पढ़ा होगा कि हम कंपेयर कर कर देख रहे होते हैं कि हमारी रिसीवेबल की पोजीशन क्या है, पेएबल की पोजीशन क्या है। तो ये जो काम है ये फिर अकाउंटेंट का काम है, बुक कीपर ये नहीं करता। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी फिर अकाउंटेंट ही करेगा। प्रोविज़न फॉर इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग में बता के आ रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग भी अकाउंटेंट जो है वही करेगा। अलबत्ता रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो है ये आ जाता है आपके पास, किसमें आता है, बुक कीपर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेगा। तो ये कंसेप्ट अगर आपकी समझ में आता है तो बहुत आराम से आप कह सकते हैं कि डी चॉइस जो है वो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 में सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने करा। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, व्हाई डज़ द ओनर ऑफ अ बिज़नेस कैलकुलेट प्रॉफिट। व्हाई डज़ द ओनर ऑफ अ बिज़नेस कैलकुलेट प्रॉफिट, क्यों कैलकुलेट करता है। इफ़ यू आर ए ओनर ऑफ अ बिज़नेस हाउ वुड यू बी कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, कि आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कि पर्पस क्या होगा उसका, कि जो कैपिटल आपने लगाया, जो बिज़नेस के अंदर आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, कैपिटल लगाया है आपने, उसका रिटर्न कितना आ रहा है। प्रॉफिट का पर्पस यही है कि यार रिटर्न हमारा कितना है। तो इसकी अगर हम 2 के अंदर अगर हम एज वाइज देखें तो कहता है टू फाइंड द रिटर्न ऑन कैपिटल। बिल्कुल यही बात है। वाई क्यों करेगा, तो क्यों इसलिए करेगा प्रॉफिट कैलकुलेट, ताकि उसे पता चले कि जो उसने कैपिटल लगाया है उसका रिटर्न कितना आ रहा है। कि यही रकम अगर वो बैंक में रख देता है फॉर एग्जांपल, और किसी और इन्वेस्टमेंट किसी और जगह इन्वेस्ट करके अगर उसे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो ही और शी हैज़ टू थिंक कि व्हाट आई एम डूइंग। तो जो पर्पस है बुनियादी क्या है कि जो कैपिटल बिजनेस में लगाया है उसका रिटर्न कितना आ रहा है। टू फाइंड द टोटल एक्सपेंस ये इनकरेक्ट है। टू नो हाउ मच ही कैन बोरो फ्रॉम द बैंक इनकरेक्ट है। टू नो द लोन इंटरेस्ट ही कैन अफोर्ड टू पे ये इनकरेक्ट है। तो चॉइस ए हमारी जो है क्वेश्चन नंबर 2 में वो करेक्ट है। नंबर 3 कहता है ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक ट्रेडर ने यह इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है। क्या कहता है, ट्रेड पेएबल। अब देखें अभी जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं इसके अंदर द बेसिक थिंग आपके ये कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि किसी भी अकाउंट को देख के अगर आप ये पहचान लेते हैं कि वो लाइबिलिटी है तो वो करंट लाइबिलिटी है या नॉन करंट लाइबिलिटी है, वो एसेट है तो करंट एसेट्स है या नॉन करंट एसेट्स है, ऑनर्स इक्विटी है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है तो इस किस्म के क्वेश्चंस आपको हमेशा आसान लगेंगे। हम आते हैं ट्रेड पेएबल। हमें पता है ये वो है जो हमने उधार ऑन क्रेडिट माल ख़रीदा। वी परचेज गुड्स फ्रॉम आवर सप्लायर्स
तो दिस इज़ आवर लाइबिलिटी, ये हमारी करंट लाइबिलिटी है। तो ये करंट लाइबिलिटी हमारी हो गई। ट्रेड रिसीवेबल, वी द अमाउंट वी विच वी हैव टू रिसीव फ्रॉम आवर क्रेडिट कस्टमर्स, जो हमने उनको माल उधार बेचा उससे हमें पैसा लेना है, तो ये हमारा करंट एसेट्स है। करंट लाइबिलिटी वो है जो विद इन अ ईयर यू हैव टू पे ऑफ, और करंट एसेट्स वो है जो विद इन अ ईयर इट्स गोइंग टू, आई मीन टू से, प्रोवाइड यू इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा। बैंक है, बैंक आल तो बैंक के अंदर जो पैसा अगर हमारा पड़ा हुआ है तो वो डेबिट बैलेंस होता है, वो हमारा एसेट होगा। लेकिन ये यहाँ कहता है क्रेडिट है। क्रेडिट का मकसद है जिस बैंक में जो आपकी टोटल रकम थी आपने उससे ज़्यादा पैसे बैंक से निकाल लिए, जब आपने निकाले तो फिर ये करंट लाइबिलिटी बन गई आपकी। अगर ये डेबिट बैलेंस होता, कुछ नहीं लिखा होता, तो भी हम एज्यूम करते ये डेबिट बैलेंस है, लेकिन अब क्रेडिट लिख दिया है तो इसका मकसद है करंट लाइबिलिटी। बैंक लोन, ये तो अपने नाम से ही बता रहा है कि करंट लाइबिलिटी है आपकी। अब बैंक लोन क्योंकि लिखा हुआ नहीं है कि 1 साल का है या 1 साल से ज़्यादा का है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि करंट लाइबिलिटी है हमारी। कमीशन रिसीव्ड एक्रूड, रिसीवेबल एक्रूड के कमीशन जो हमने अर्न कर लिया था वो एक्रूड है, तो ये तो करंट एसेट्स है कि आपको ये पैसा मिलेगा। रेंट रिसीवेबल प्रीपेड, हालांकि रेंट रिसीवेबल लिखा है कि यू हैव टू कलेक्ट मनी, लेकिन आगे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है प्रीपेड। प्रीपेड का मकसद है कि रेंट जो हमारा टेनेंट था, ही और शी हैज़ पेड इन एडवांस। प्रीपेड मीन्स उसने एडवांस के अंदर रेंट आपको पे कर दिया है। तो अगर उसने एडवांस में रेंट पे कर दिया तो ये करंट लाइबिलिटी बन गई आपके लिए, कि लाइबिलिटी है आपकी क्योंकि टेनेंट ने आपको एडवांस पेमेंट कर दी, ये हमने प्रीपेड से पकड़ा। वेजेस एक्रूड के वेजेस, जो लोग हैं, जो द पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू हैव एक्चुअली वर्क, लेकिन आपने उनको पे नहीं करा, तो ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी हो गई। तो कहता है व्हाट वाज द टोटल ऑफ द लाइबिलिटीज़, ये बताएं कि टोटल लाइबिलिटीज़ हैं कितनी हैं आपकी। तो हमने देखे हैं जहाँ जहाँ हमने लिखा है 2990 पे मैंने लिखा था, 2990 के बाद मैंने 230 के ऊपर लिखा, 230 के ऊपर ये 5000 के ऊपर लिखा, ये मैं प्लस कर रहा हूँ। इसके बाद मैंने 140 के ऊपर लिखा, 140 के बाद मैंने 440 के ऊपर लिखा, तो ये मेरे पास $8,800 आता है। और $8,800 जो है डी चॉइस के अंदर मुझे दिया है, तो इसका मकसद है 3 के अंदर जो मेरी राइट चॉइस है वो $8,800 डी चॉइस मेरी सही होती है। तो हैव यू गॉट द पॉइंट? द होल कंसेप्ट इज़ दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस between current assets, current liabilities, non-current assets, non-current liabilities, revenues and expenses. If you recognize the things account, so the rest is very simple. So now we come to question number 4. A trader purchased a motor vehicle for his business using a check from his personal bank account. कि एक ट्रेडर ने जो है एक मोटर व्हीकल खरीदी फॉर हिज बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए, यूजिंग ए चेक फ्रॉम हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। एंड यू नो व्हेन द ओनर pays ऑफ बाय हिज पर्सनल बैंक अकाउंट, कि अगर वो पर्सनल बैंक अकाउंट से जब भी पेमेंट करता है तो फिर क्या होता है, एज एन अकाउंटेंट वी अंडरस्टैंड कि उसका कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है? उसका कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? मोटर व्हीकल को डेबिट करेंगे, उसके कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि मोटर व्हीकल जब बिज़नेस के अंदर आई तो बिज़नेस के पैसों से नहीं आई, ऑनर के पैसों से आई। तो मोटर व्हीकल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो लेट्स सी, देखते हैं। ए के अंदर बैंक डेबिट है, इनकरेक्ट। बी में कैपिटल डेबिट है, इनकरेक्ट। सी में मोटर व्हीकल डेबिट है, एग्जैक्टली मोटर व्हीकल, लेकिन इसमें बैंक क्रेडिट है जो इनकरेक्ट है। डी में कहता है मोटर व्हीकल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो हमारी डी चॉइस हम देख कर आ रहे हैं कि जो जर्नल एंट्री हमने पास करी, तो जर्नल एंट्री बिल्कुल सही है, मोटर व्हीकल डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो 4 में चॉइस डी जो है वो आपकी करेक्ट हो गई। अब 5 में आते हैं। 5 में कहता है विच डॉक्यूमेंट विल ए कस्टमर इशू टू इन्फॉर्म ए सप्लायर ऑफ एन ओवर चार्ज, कि अगर सप्लायर ने कोई ओवर चार्ज कर दिया, उसमें मिस्टेक हो गई, और वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो वो भेजेगा। थिंक अबाउट इट कि जब आप किसी कस्टमर जो है सप्लायर को, तो अगर मैं कस्टमर हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने किसी से माल ख़रीदा और उसने ज़्यादा की इनवाइस मुझे भेज दी, तो जब मैंने क्या करा, माल को तो मैंने डेबिट कर दिया, परचेजेस को डेबिट करके ट्रेड पेएबल को मैंने क्रेडिट कर दिया। अब ये ट्रेड पेएबल जो है ना, ज़्यादा से क्रेडिट हो गया, और वो उसने जब इनवाइस भेजी या मैंने रिकॉर्ड कर लिया अपने पास, एक सूरत ये हो सकती है। तो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं यार, ये तो अमाउंट गलत है, ओवर चार्ज इसने करा है। तो अब मैं क्या करूँगा, ट्रेड पेएबल को डेबिट कर दूँगा। कि जो ट्रेड पेएबल है, मैं इसकी लाइबिलिटी को जो है वो डेबिट कर दूँगा।
और अगर परचेजेस थी उनको क्रेडिट कर दूंगा, या जो भी क्रेडिट की चीज़ है जो मैंने ली थी। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि ओवर चार्ज को अगर मैं अपने पास उसे भेजूंगा, तो जब लाइबिलिटी को डेबिट करूंगा तो फिर डॉक्यूमेंट कौन सा इस्तेमाल करूंगा, वो डेबिट नोट होगा। तो थिंक अबाउट इट कि आपने किसी से माल खरीदा है, सवाल दोबारा पढ़ लें, विच डॉक्यूमेंट विल ए कस्टमर इशू टू इन्फॉर्म ए सप्लायर, कि कस्टमर सप्लायर को इन्फॉर्म करेगा। तो कस्टमर अपने आप को एज्यूम करें, आप अपने सप्लायर को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ओवर चार्ज हो गया, तो ओवर चार्ज के लिए क्या डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे, उसकी लाइबिलिटी को डेबिट करेंगे। तो लाइबिलिटी को डेबिट करने के लिए कौन सा नोट देंगे, डेबिट नोट इशू करेंगे। तो 5 के अंदर जो नोट आप इशू करेंगे वो डेबिट नोट होगा। डेबिट नोट ये बताएगा कि वी हैव डेबिटेड योर अकाउंट ड्यू टू सच एंड सच ओवर चार्ज। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके अंदर हमारी बी चॉइस जो है वो सही हुई, और डेबिट नोट मैंने लॉजिक आपको बताई। 6 में आते हैं, विच बुक ऑफ प्राइम ओरिजिनल एंट्री इज़ यूज टू रिकॉर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड जो आप कर रहे हैं अपने सप्लायर से, वो कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम ओरिजिनल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश बुक आपको पता है, कैश बुक 3 कॉलमनर कैश बुक आप बनाते हैं, इसके अंदर जो डेबिट साइड होती है कैश बुक आपको याद होगी, इसके 3 कॉलम डेबिट साइड पर होते हैं, 3 कॉलम क्रेडिट साइड पर होते हैं। कॉलम क्या क्या होते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, बल्कि डिस्काउंट रिसीव्ड है, बैंक है, कैश है, डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा कि डिस्काउंट अलाउड आप यहाँ कर देंगे डेबिट साइड पे, डिस्काउंट रिसीव्ड आप इस साइड के ऊपर करेंगे, बैंक डेबिट, क्योंकि जब आप पेमेंट कर रहे होंगे किसी को तो कम पेमेंट करेंगे क्योंकि आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश बुक की क्रेडिट साइड के ऊपर डिस्काउंट रिसीव्ड का एक कॉलम होता है कि अगर आपको $100 किसी सप्लायर को पे करने हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन आपने $95 उसको पे करे, तो $5 का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आप रिकॉर्ड करेंगे $95 से बैंक की पेमेंट हो गई और $5 आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो ये जो डिस्काउंट रिसिप्ट है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री कौन सी रिकॉर्ड होगी, कैश बुक आप रिकॉर्ड करेंगे। मेरा एक लेक्चर है पूरा बुक ऑफ प्राइम ओरिजिनल एंट्री के ऊपर, अगर आप कराचियंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे तो योर कंसेप्ट विल बी रिफ्रेश्ड। और अगर नहीं है आपने बिल्कुल पढ़ा तो भी आप आराम से समझ लेंगे कि क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ट्रेडर इज़ प्रिपेयरिंग टू ड्रॉ अप ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कि एक ट्रेडर जो है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने जा रहा है। हाउ शुड द बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड बी ट्रीटेड, कि बैंक इंटरेस्ट जो आपको मिला है वो ट्रीट कैसे होगा कैश बुक के अंदर। तो बैंक इंटरेस्ट अगर मिलेगा और आपने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करी है, और तो आप क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक को डेबिट कर देंगे और बैंक इंटरेस्ट या इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट कर देंगे। तो कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं है। जब बैंक से स्टेटमेंट आया तो आपको पता चला है कि बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया है। तो कैश बुक में आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बताते वक्त, तो कैश बुक की डेबिट साइड के ऊपर आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे जाके, क्योंकि देखेंगे बैंक डेबिट होगा आपके पास। तो कैश बुक की एंटर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, जब आप अपनी कैश बुक को अपडेट करने के लिए जाएंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, देखिए एंट्री से समझ लें बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तो बैंक डेबिट है, जब बैंक डेबिट है तो कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे आप जाके, डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए चॉइस बी जो है आपकी, एंटर्ड ऑन डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपने देखा कि चॉइस बी जो है वो आपकी करेक्ट थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने करा। होप आपकी समझ में आया होगा। जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है आप इसको दोबारा इस वीडियो को देखें बार बार, और फिर इसको बग़ैर ख़ुद से करें, बल्कि आप इसको एक दफ़ा वीडियो देखें, दोबारा देखें, और फिर ख़ुद से लेकर इस पेपर को बैठें और ख़ुद से इसकी प्रैक्टिस करें, और आपको आसान लगेगा और आपके कंसेप्ट को रिफ़्रेश करें, अपने दिमाग में रिपीट करें। तो नेक्स्ट जो फिर हम इंशाल्लाह यहीं इसको स्टॉप करते हैं ताकि आपकी समझ में आराम से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 से हम अपना जो नेक्स्ट लेक्चर है वो शुरू करेंगे। तो होप आपकी समझ में आया होगा। अगर नहीं आई कोई बात तो फिर आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। इन द मीन टाइम टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।